युद्ध और दूसरे तरफ टैरिफ की आग, इसमें झुलसा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। मेरे साथ गौरव गोयल जी इस समय मौजूद हैं। गौरव जी, सबसे बड़ी खबर से जो हमने शुरुआत करी है अभी, उसमें यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध की स्थिति अब बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। और अब तो इतना भद्दा भद्दा लिख दिया, गंदी गंदी गालियां लिख दी ट्रुथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप ने। और उन्होंने सीधे तौर पे धमकी दे दी कि हॉर्मूज नहीं खोला तो नर्क में पहुंचा देंगे ईरान को। ईरान बात नहीं मान रहा, 48 घंटे का अल्टीमेटम भी खत्म होने को है। आपके कमेंट्स? रजत, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। रजत, दिस इज नथिंग न्यू। उनके थ्रेट्स जो हैं पहली बार नहीं दिए हैं। ऑल हेल विल ब्रेक लूज, ये उनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है और ये कई बार दे चुके हैं और कई बार इसके ऊपर उन्होंने डेडलाइन एक्सटेंड भी करी है। मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को, इन्वेस्टर्स को, एक जो चीज कहना चाहता हूँ ध्यान से मेरे ख्याल से सुनना चाहिए। आई थिंक एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, रजत, द वर्स्ट इज probably over, and we remain extremely positive and optimistic going forward. I think रिस्क और रिवॉर्ड के टर्म्स में अब जो है रेशियो जो है, ये जो रिवॉर्ड है इज मच मोर इन फेवर ऑफ इन्वेस्टर्स, एंड probably those who are not investing at this point of time will regret later. और मेरे पास उसके लिए एक साउंड रीजंस हैं व्हाई आई एम सेइंग दिस। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस होने थे, रजत, बिकॉज ऑफ ईरान वॉर, उसमें हमने वर्स्ट पीरियड देख लिया है। बिकॉज अब इंडिया ने खासकर अपने सोर्सेस को काफी डिवर्सिफाई कर लिया है। वी आर importing oil not just from Russia but also from US also. हालांकि वहां से सप्लाई होने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। रशिया इज ऑन एन एवरेज अबाउट 16 डेज, गल्फ कंट्रीज से 8 दिन में आता था पहले, और यूएस से 24 डेज। बट अभी तक हमने देखा है कि while there have been problems, but ऐसा कोई डेड एंड नहीं आ गया है इंडिया में। Supply chains have been disrupted in last few days, but they have not come to a dead end, Rajat. And things, I believe, will only improve from here. Yes, the Brent के जो prices बढ़े हुए हैं ऑयल में, that is a cause of worry. And अगर further escalation होता है या attacks होते हैं एक दूसरे के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, then it could lead to higher oil prices. But there won't be any disruption in supply chain is what I think, and that's positive for a country like India. पर आप बोल रहे हो कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होगी सप्लाई चेन में। ये जो युद्ध के साथ साथ टैरिफ लगाने वाली फिर खबर कहां से निकल के आ गई? ये तो कंप्लीटली सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने वाली तो बात है, जो उन्होंने अभी 100% टैरिफ लगाने की बात कर दी है पेटेंटेड ड्रग्स पे। और इसी से आज ये समझ में नहीं आ रहा है। पिछले सत्र में ही तो फार्मा कंपनियां एकदम से टूटना शुरू हो गई थी। तो 100% के टैरिफ लगा रहे हैं पेटेंटेड दवाओं पर, और 120 से 180 दिनों तक की मोहलत दे दी कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। बड़ी कंपनियों को 120 दिन की मोहलत मिली हुई है और छोटी कंपनियों को 180 दिनों की मोहलत मिली हुई है। तो सप्लाई चेन को ही तो डिस्टर्ब कर रहे हैं। करेक्ट रजत, बट मैंने आपको जो भी कुछ बताया है इंडिया पर्सपेक्टिव से बताया है। इन इंडिया इफ यू सी, हम लोगों की core competency is more on the generics rather than the patented drugs, and we'll have to see how the impact happens on India. But मेरे ख्याल से the impact on India would be little less compared to the others, so we would be in a natural advantageous position as far as compared to other peers. So this is my take on the whole situation. I would still like to await more details because Trump जो कहते हैं वो actually करते नहीं है। सो अभी उन्होंने जो 120 दिन का टाइम दिया है और जो चीजों के ऊपर उन्होंने किया है, आई थिंक इट वुड बी डाइल्यूटेड लेटर ऑन। ये ट्रम्प टैरिफ गेम तो हमेशा से खेलते ही रहे हैं, एंड समबडी हुज थिंकिंग कि वॉर विल डाइल्यूट हिम, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, रजत। समवेयर, जैसे मैं हमेशा से कहता रहा हूं और आज भी यही कहूंगा कि विल हैव टू लिव tolerating Trump for another 2.5 years जो उनके टर्म में बचे हुए हैं, maybe slightly more than that. So even if he loses midterm elections, I don't think that's going to change Trump in any case. So हम लोग जितनी जल्दी एडजस्ट कर लें वो बेटर रहेगा। बट certainly मेरे को वॉर क्लाउड्स थोड़े से इंडिया के हिसाब से it's started to look a little positive.
और हम लोग ऑलरेडी काफी करेक्ट हो गए हैं रजत. वी आर ऑलरेडी fearing the worst right now, but that makes it even more attractive for stock market and for investors. Markets are looking a lot more reasonable on valuation front right now. So I was just doing some analysis and I was looking at 2-year valuation picture, and India looks extremely good around that now. So that is my take on markets. uh, but just a caveat ये रहेगा कि हम लोग लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज अगर मैंने अभी कुछ बोला है तो अगले 2 घंटे में अचानक मार्केट का रुख बदल जाएगा और मेरी बात सुन के मार्केट चेंज हो जाएगा. ऐसा नहीं है. सो मैं आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पिक्चर एंड आई सर्टेनली थिंक रिस्क रिवॉर्ड इज इन फेवर ऑफ इन्वेस्टर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. पर वो बात सही है, वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये भी देख रहे हैं कि कहाँ तक नीचे, मतलब और कितना नीचे. आप बोल रहे हो कि लॉन्ग टर्म औसत के हिसाब से आप बिल्कुल सही वैल्यूएशन पे पहुंच गए हो, दैट इज ट्रू. लेकिन आज गिफ्ट निफ्टी फिर बता रहा है कि 142 पॉइंट का झटका लग जाएगा, और जो हम डिस्काउंट करके चल रहे हैं वो आज 11:30 बजे डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोलने वाले हैं. क्या बोलने वाले हैं सर, आपका क्या अनुमान है इस बार, क्या बोलेंगे रात को 11:30 बजे? So, Rajat, there are some murmurs around कि आज एक ट्रेड डील हो सकती है. सी देखिए रजत, अगर वो जो बोल रहे हैं, जो थ्रेटन कर रहे हैं कि ऑल हेल विल ब्रेक लूज, आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन, बिकॉज खामियाजा जो है गल्फ कंट्रीज को भुगतना पड़ेगा. लेट्स आपने से वो लाइन पीछे वाले की बोली, आगे वाले की तो बोली नहीं. थोड़ा आप सभ्य तरीके से भूल गए. उन्होंने तो बहुत कुछ लिख दिया इस बार. तो इस बार तो ऐसा लगा जैसे बौखलाहट सामने ही आ गई है. तो आप तो वो गालियों पे उतर आए हैं, एंड दिस शोज हिज फ्रस्ट्रेशन रजत. Clearly he's frustrated because there is no clear solution to this problem. He can't threaten and expect Iran to open the Strait of Hormuz. बस उनके लिए ऐसा नहीं है, उनको खुश करने के लिए ईरान खोल देगा. ये वॉर एक्चुअली ईरान के लिए, ईरान का वॉर अब ट्रम्प के लिए गले की हड्डी बन गया है रजत. ना तो बाहर फेंक पा रहे हैं, ना निगल पा रहे हैं. It has become a problem for him right now because there is no solution as such to the problem. If he just leaves the war as it is, तो उनको कहा जाएगा कि he's chickened out. And if he goes into a ground invasion, तो फिर वहां पे बहुत ज्यादा American casualties होंगी, which I don't think American citizens or American public would accept that easily. So it's becoming a problematic area for Trump, and there are no easy solutions. Having said that, जैसे मैंने बोला रजत, और मैं ये फिर से दोहराना चाहता हूँ कि things are becoming much better for Indian investors now, and if they don't participate, they're going to regret. ओके राइट. तो आज का मार्केट आउटलुक, जो ट्रेडर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि भैया आज तो गिफ्ट निफ्टी फिर से बैंड बजा रहा है 140 पॉइंट्स नीचे. आज खुलने की संभावना है ज्यादा. और सर ने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये जो ये जो वैल्यूएशंस है ये लॉन्ग टर्म औसत के हिसाब से बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल्स पे इंडियन मार्केट आ चुके हैं. तो जिसको सिस्टमैटिकली करना है ना सर, जिसको सिस्टमैटिकली करना है वो अब यहाँ से इन लेवल से करना शुरू कर सकता है, क्योंकि जब भी ये युद्ध की आग हल्की पड़ेगी तो फिर बाजार यहाँ से दौड़ने के लिए भी शुरू होगा. पर ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि बौखलाहट सामने आ गई है, ट्रुथ सोशल पे पढ़ के तो देखो ऐसी बद्दी बद्दी गालियां. एज अ रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस हम तो नहीं बोल सकते. वो तो ऐसा लिख दिया उन्होंने, सब कुछ ही सामने निकल के आया. दिन में जो था दिल में वो सब बोल दिया उन्होंने ईरान के खिलाफ. बहुत बद्दी बद्दी गालियां दी हैं. तो अब आर्या पार होगा, ईरान अड़ गया है. इस हफ्ते 8 अप्रैल को आरबीआई की पॉलिसी आनी है. और साथ ही साथ आज 11:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच है जो बेहद अहम है. ब्रेंट क्रूड ऑयल $111 पे पहुंचा है. डब्ल्यूटीआई इससे भी ज्यादा तेज है क्योंकि अमेरिकन क्रूड को प्रीमियम मिल रहा है. तो डब्ल्यूटीआई हमने ब्रेंट के ऊपर जाते देखा नहीं था, अब वो भी देखने को मिल रहा है. तो डब्ल्यूटीआई इज मोर देन ब्रेंट क्रूड ऑयल नाउ. और Q4 बिजनेस अपडेट्स का बहुत असर होगा. आज तो ढेरों बिजनेस अपडेट्स आ रखे हैं और सब के सब ज्यादातर तो फाइनेंशियल सेक्टर के आ रखे हैं. 22,500 ये लेवल्स पे अगर खुलते हैं तो यहाँ पर बुल्स और बियर्स के बीच में बहुत तगड़ी टक्कर होगी. इसी लेवल के ऊपर ऊपर कोशिश कर रहा है बार बार निफ्टी निकलने की, पता नहीं उसके बाद क्या हो जाता है. हायर लेवल्स पे 22,700 22,800 के आसपास आके प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है. तो मेजर तो 22,500 का लेवल है, उससे भी मेजर है जो इस बार के लोज लेवल लगे हैं, जो 22,200 22,300 वाला जो जोन है वो बहुत तगड़े सपोर्ट की तरह फिलहाल एक्ट कर रहा है. तो वहीं खड़े होंगे घूम फिर के जहां पर पिछले हफ्ते थे. बाजार को चलाने के लिए, धक्का देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का शांत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो वो हो नहीं रहे हैं. और बिजनेस अपडेट्स का बहुत असर आएगा. अब सर वही वैल्यूएशन वाली बात, ये 11% 10% ऑलरेडी हम गिर चुके हैं मार्च से लेकर अब तक, जब से युद्ध शुरू हुआ है.
तब से लेकर अब तक 11% के आसपास डाउन हो गए थे। तो इन लेवल्स पे अब वो कौन से वैल्यूएशन पैरामीटर्स जो आप देख रहे हो जिसकी वजह से आप कह रहे हो कि मार्केट बहुत अट्रैक्टिव साउंड करेगा? मैं चार्ट भी लगा देता हूँ स्क्रीन पे। सो रजत देखिए, निफ्टी करीब 15.5% हैज इट हैज फॉलन फ्रॉम इट्स पीक। पीक था 26,373 and at 22,331 it's fallen by 15.33%. Nifty Bank has been actually the worst performer at 18.6%. Nifty Small Cap जो है 21% गिरा है, और मिड कैप जो है 14.5% गिरा है फ्रॉम इट्स पीक। इसकी वजह से जो हमें 2 साल का फॉरवर्ड पी रेशियो दिख रहा है निफ्टी का इज अराउंड 16, एंड दिस इज बिलो द हिस्टोरिकल एवरेजेस, विच मेक्स इट फार मोर अट्रैक्टिव। एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि हमने लास्ट 1-2 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है रजत, सो द प्रीमियम जो हम लोगों को मिलता था, वैल्यूएशन प्रीमियम पहले, वो काफी नैरो डाउन हो गया है रजत। सो दैट मेक्स इंडिया फार मोर अट्रैक्टिव, एंड हमारे फंडामेंटल्स रजत इंटैक्ट हैं। ये वन शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस एंड हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन वेयर इंडियन इकोनॉमी इज हेडेड। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हमारे पीयर ग्रुप में, और शायद डेवलप वर्ल्ड में वी आर द फास्टेस्ट। हमारे deficits are far more in control. We have good forex reserves. We have a stable government. We have a demographic advantage. We are a democracy. So there are too many things. Our digitalization adoption is fantastic. So Rajat, there are too many things जो warrant करती है India को to command a premium. And I think at some point of time we will strike back, Rajat. The question is, क्या हम prepared हैं once market strikes back and goes up? So I'm not saying कि market नीचे नहीं जा सकता है, जा सकता है। I'm not an astrologer, but मैं ये जरूर कहूंगा कि जैसे मैं 2-3 बार पहले बोल चुका हूँ, फिर से रिपीट करूंगा, risk reward is definitely in favor of investors who are thinking long term. लॉन्ग टर्म में कल यही सवाल ना बार बार जब भी मैं कहीं पर भी मिलने जाता था तो यही सवाल आ रहे थे कि विच सेक्टर विच स्टॉक्स, यहाँ पर अभी क्या करना चाहिए निवेशकों को? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा सर। मतलब आप ये समझो, अगर आप 10 लोगों से मिलते हो तो उसमें 9 लोगों को नहीं पता है कि इस समय बाजार में क्या करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए। कहना आसान है कि मार्केट चढ़ जाएगा, चढ़ भी जाएगा तो हाथ मलते रह जाएंगे। किसी को नहीं पता कि कौन से स्टॉक्स पे नजर रखनी है। आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? देखिए रजत, वी कैन ऑल मेक इंटेलिजेंट गेसेस, एंड हम लोग सिर्फ एक एनालिसिस करके वी कैन कम टू सम कंक्लूजन। एक्चुअली क्या होगा, वी डोंट रियली हैव कंट्रोल ऑन दैट। हम सब लोग आज डिस्कस करके बातें कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है, बट कल ऐसा ही होगा। जो हमने स्टॉक्स बोले हैं या हमने जो सेक्टर्स बताए हैं वही सबसे अच्छा करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट ऐसे ही बिहेव करता है। तो मेरे को जो सेक्टर्स पसंद है रजत, उसमें मेरे को फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा लगता है, डिस्पाइट व्हाटएवर नेगेटिव न्यूज़ दैट हैज कम इन टुडे। पर पहले डिस्क्लेमर दे दो, ये कांपेगा ये वाला, मतलब ये अभी तो बहुत बुरी तरीके से कांपेगा क्योंकि कोई क्लैरिटी भी नहीं है इसके ऊपर भी। टैरिफ पॉलिसीज ट्रम्प की जो है, या रजत, तो एक दिन के कांपने से हम नहीं घबराते हैं। वी लुक एट अ लॉन्ग टर्म पिक्चर। घबराएगा तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज और इम्प्रूव होके आ जाती हैं सामने, एंड दैट इज द वे वी लुक एट मार्केट्स। एंड people who subscribe to our kind of views will find it reasonable. जिनको शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करनी है उनको शायद ये बात अच्छी ना लगे, बट yes, we remain an ardent believer in Indian pharma story, and I think हमें pharma story बहुत अच्छी लगती है रजत। सेकेंडली मेरे को ऑटो सेक्टर अच्छा लगता है, लार्जली बिकॉज अब वैल्यूएशंस यहाँ पे काफी रीजनेबल हो गए हैं, एंड पर्टिकुलरली ऑटो एंसिलरी स्पेस एंड द टू व्हीलर स्पेस हमें बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे। So we are part of the global supply chain as far as auto ancillary is concerned, and some of the Indian companies, auto ancillary companies are doing exceptionally well. Two wheeler का हमारा एक बहुत बड़ा Indian market है, which is growing at a very good rate, and that is where we remain extremely bullish on Indian auto sector.
थर्डली हमें कैपिटल मार्केट रिलेटेड प्लेस बहुत अच्छे लगते हैं रजत, इसके बारे में हमने कई बार पहले भी डिस्कशन किया है, वेदर इट इज एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, wealth management companies or mutual fund companies. I think they all look extremely good. India is still under penetrated as far as capital market is concerned. Lot more people will join the capital market bandwagon in times to come. And with current correction, I think यहाँ पे valuations भी थोड़े reasonable हो गए हैं. Lastly, I would like to point out on defense companies. जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट अच्छी लगती हैं, देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है ये सेक्टर, बिकॉज एक चीज वॉर से क्लियर हो गई है रजत कि कोई भी कंट्री आज की डेट में किसी दूसरी कंट्री के ऊपर निर्भर होके नहीं रह सकती है, उनको आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में लगे रहना पड़ेगा। और खासकर हमारे जैसा देश जो चारों तरफ से, एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, तीसरी तरफ बांग्लादेश है, तो हम लोग घिरे हुए हैं हॉस्टाइल कंट्रीज से। तो हम लोगों को अपना डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, क्योंकि ऑर्डर्स की कमी नहीं रहेगी, एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना पड़ेगा, कौन सी अच्छी कंपनीज एग्जीक्यूट कर पा रही हैं। डिफेंस वुड रिमेन वन ऑफ द पिवटल स्टोरीज इन टाइम्स टू कम। सर इसमें फाइनेंशियल्स नहीं है क्या? और ये जो आज बिजनेस अपडेट्स आ रखे हैं, सबसे पहले तो एचडीएफसी बैंक 10% एयूएम में बढ़ोतरी, औसत एयूएम 10% बढ़ा है, ग्रॉस एडवांसेस 12% बढ़े और डिपॉजिट्स 14.4% बढ़े हैं। आपकी राय एचडीएफसी बैंक के ऊपर या फिर पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर क्या हो? सो बैंकिंग फाइनेंशियल रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है रजत सेक्टर। ये सेक्टर में हम लोगों को लगता है कि वैल्यूएशन इतने अट्रैक्टिव हो गए हैं, पहले भी ये सेक्टर में वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट नहीं थे, और अब जब मार्केट में करेक्शन हुआ है ये सेक्टर्स एक्चुअली सबसे ज्यादा नीचे चला गया है। डिस्पाइट मेरे को लगता है कि यहाँ पे आपको एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट ना सिर्फ बैंकिंग सेक्टर, हमें एनबीएफसी सेक्टर भी अच्छा लगता है, बट वी वुड प्रेफर बैंकिंग सेक्टर ओवर एनबीएफसी। और बैंकिंग सेक्टर में हमें जो है इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इवन स्मॉलर बैंक्स भी अच्छे लगते हैं। So we would like tell our investors to have a good concentration of stocks in banking financial sector in their overall portfolio. नहीं, पर इसमें भी बैंक्स में भी निजी क्षेत्र के बैंक्स या फिर पीएसयूज दोनों अच्छे लगते हैं रजत। बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो पहले बहुत अच्छा साइजेबल करेक्शन आ गया है, जिनमें आप उनकी मेरे ख्याल से अभी आप क्वार्टरली अपडेट्स भी देख रहे हैं, देयर बीन मंथली अपडेट्स, तो देयर बीन एक्सट्रीमली गुड। मेरे को लगता है कि दे विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म। इनफैक्ट रजत, आई डोंट हैव क्लियर फेवरेट्स हियर, मेरे को दोनों अच्छे लगते हैं। यू कैन हैव अ मिक्स ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, लार्ज एंड स्मॉल बैंक्स एंड मीडियम साइज बैंक्स। ओके, राइट सर। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, वो पूछना चाहते हैं सवाल, वो जानना चाहते हैं कि भैया उनके पोर्टफोलियो में क्या किया जाए, क्योंकि इस समय मार्केट की दिशा प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, घबराहट भी हो रही होगी, ये भी बात समझ सकता हूँ। और लॉन्ग टर्म में सब कुछ ठीक हो जाएगा ये भी पता है, लेकिन पहले ये डोनाल्ड ट्रंप शांत हो किसी तरीके से। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अपने सवाल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक कोई भी प्रीमियम प्लान जो सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक के, तो 3 तरीके के प्लान चल रहे हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो उसमें आप कोई भी प्लान जो है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसकी जानकारी आपको बिस्तक के यूट्यूब पेज पे, होम पेज पे मिल जाएगी। प्रफुल्ल जी, पहला ही कमेंट प्रफुल्ल जी आज तो सर इन्होंने ऑब्वियसली शॉर्ट कर रखा है वो वाले स्टॉक्स जो ये टैक्टिकल पोर्टफोलियो में शॉर्ट करके चल रहे हैं, लेकिन वो स्टॉक्स पे शॉर्ट करते हैं, इंडेक्स पे नहीं, उन्होंने बताया था। और अभी वो बोल रहे हैं होप आज बाउंस यूज करके लोग फर्स्ट टिक से बाय करें तो फंसेंगे। याद रखिए सीज फायर की बात चल रही है, मीडिएटर पाकिस्तान है, सो बाकी आप समझदार हो। सर वो वैसे बात तो उन्होंने वही पकड़ी तो सही है कि पाकिस्तान बीच में वो कहां से आ गए सीज फायर कराने वाले, उसमें सीज फायर तो नहीं है वो, लेकिन उसके थ्रू मैसेजेस जाते हैं ईरान को। अग्रीड रजत, आई थिंक सीज फायर वाला रोल बहुत सारी कंट्रीज प्ले कर सकती हैं। आई बिलीव टर्की इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट मीडिएटर। देयर इज कतार, देयर इज पाकिस्तान, एंड हु नोज बैकग्राउंड में किस कंट्री के साथ क्या डिस्कशन चल रहे हैं। सो बट सी रजत,
शॉर्ट टर्म में प्रफुल्ल जी is as good as what I am in terms of making a guess, but all these are really a guesswork. कि क्योंकि ट्रम्प का मूड शायद ट्रम्प भी नहीं जानते हैं, ट्रम्प भी अपने बारे में शायद आज की डेट में गेस वर्क ही कर रहे होंगे कि मैं आज शाम को क्या बोलूंगा, मुझे उनको भी नहीं मालूम है क्या मूड रहेगा उनका, बिकॉज वी हैव सीन ही इज एक्सट्रीमली विम्सिकल और एक फैंसी वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे वो अपने आप को एम्परर समझते हैं दुनिया का, बट द थिंग इज दैट एम्परर स्टैंड्स नेकेड टुडे, और ये पता नहीं है उनको कि कहाँ पे फंस गए हैं वो, and situation is getting from bad to worse for them. So let us hope sanity prevails and he comes out of it. शॉर्ट टर्म में मैं प्रिडिक्ट नहीं करना चाहूंगा कि कल क्या होगा, आज सीज फायर डिक्लेयर होगा या नहीं होगा, बट मेरे को ये मालूम है कि दिस वॉर इज बिकमिंग मोर एंड मोर इररेलेवेंट, एंड इन टाइम्स टू कम आप देखेंगे रजत, याद होगा आपको जब यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुआ था तो पहले 1-2 महीने तक बहुत गहमा गहमी मची रही थी, बहुत सारी चीजों के बारे में बोला गया था, इसका प्राइसेस शूट कर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हुआ भी था, बट उसके बाद धीरे धीरे आज 4 साल हो गए हैं, और आज की डेट में आप कहीं पे शायद खुद भी अपने शोज में उस वॉर के बारे में जिक्र भी नहीं करते हैं, या कहीं पे आपको न्यूज़पेपर अगर आप में देखेंगे तो आपको लास्ट के कुछ पेजेस पे भी नहीं दिखाई देगा, कहीं पे भी नहीं दिखाई देगा उसके बारे में एक छोटी न्यूज कहीं पे आपको पर इस दिखे। बार सर वो तेल के कुओं में से आग निकलती थी कि वो धुएं निकलते देखे ना, इस बार बिल्कुल ही सच्ची में इस बार तो एनर्जी क्राइसिस वाली सिचुएशन ही पैदा हो गई। तो अब समझ में आया मिडिल ईस्ट की जो वॉर होती है वो कुछ अलग से स्केल की चलती है, आपस में भिड़े पड़े हैं ना, तो वो तो हॉर्मूज को लेकर बहुत ज्यादा तनाव महसूस हो रहा है तो सर। रजत, इफ यू वुड रिमेम्बर, रशिया के ऊपर रशिया के न्यूक्लियर प्लांट्स के बारे में बात हो रही थी उस समय, एंड देवर अटेम्प्ट्स मेड टू अटैक दो सम ऑफ द न्यूक्लियर प्लांट्स। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम नॉट सेइंग कि लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पैनिक नहीं हो रहा है, इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट वेल्थ, आई अंडरस्टैंड दैट, एंड आई सिंपैथाइज विद ऑल एंड सन्ड्री, मेरा भी पोर्टफोलियो में इट हैज बीन शेप्ड क्वाइट कंसिडरेबली, बट द फैक्ट रिमेन्स इज आपका बिलीफ कितना है रजत, आर यू पैनिकिंग एट दिस पॉइंट नहीं ऑफ तो टाइम? अगर आज वो बोलेंगे पावर डे है, ब्रिज डे है, ऐसी ऐसी बातें करेंगे, जब आज पावर डे ब्रिज डे ये राष्ट्रपति बोल रहा है सर किसी कंट्री का, तो मतलब साफ तौर पे धमकी है ना, पावर आज बढ़ा दूंगा, आपके ब्रिजेस को तबाह कर दूंगा। So Rajat, first of all, we should not take him on his on the words that he speak, because he changes the statements. कुछ मतलब उनके मूड स्विंग्स इतने ज्यादा होते हैं, स्टेटमेंट्स ऐसे चेंज होते हैं, एक्चुअली देयर इज नथिंग प्रेसिडेंशियल अबाउट हिम, ही इज आई थिंक ही इज आई डोंट वांट टू यूज वर्ड्स, बट ही इज बिजनेसमैन बोल दो, बिजनेसमैन बोल दो। ही सो ट्रांजैक्शनल, एंड हाँ। उनको वो प्रेसिडेंट नहीं है, वो एक्चुअली वो सिर्फ अपना बिजनेसेस ही देख रहे हैं। लास्ट थिंग आई हर्ड वाज दैट द डिसीजन ऑफ एंटरिंग इनटू दिस वॉर was taken by all his family members, and none of them is a war veteran who has actually fought a war. So those are the people जिन्होंने decide भी किया था, जिन्होंने strategy probably at higher level build करी थी कि क्या करेंगे, let's enter into war. There was no consultation as such with मिलिट्री कमांडर्स। सो सर ये जो अभी जो बात हुई उनके खुद के प्रशासन में, ट्रम्प ने आर्मी चीफ को जबरन रिटायर कर दिया, यूएस के अटॉर्नी जनरल को भी हटा दिया, आर्मी सेक्रेटरी हटाया जा सकता है, एफबीआई डायरेक्टर इस्तीफा दे सकते हैं, लेबर सेक्रेटरी इस्तीफा दे सकती हैं, ये क्या हो गया, ये सब कुछ छोड़ छोड़ के क्यों दैट्स भाग व्हाई रहे आई हैं एम सब? सेइंग रजत, इतना ज्यादा स्टूपिडिटी वाला इन्होंने एक्शंस लिए हैं विदाउट एक्चुअली कंसल्टिंग द मेन पीपल हु शुड बी हैंडलिंग द वॉर। These are all political decisions being made. That is why strategically it is becoming a big failure for them, because ये strategy नहीं दिख रही है, there is tact दिख रहा है, लेकिन strategy जो vision होना चाहिए, जो plans होने चाहिए, एक plan fail हो गया तो there should be plan B, plan C, plan D, इसके बाद हम ये करेंगे। ये तो कूद गए वॉर में, और एक्चुअली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो आराम से खुली हुई थी, सब लोग शिप्स इधर उधर जा रहे थे, देयर इज नो क्लियर ऑब्जेक्टिव, अब बंद हो गया है, देयर आर लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स, द कंट्रीज विच वर नॉट इम्पैक्ट, विच वर नोवेयर कंसर्न्ड विद द वॉर, वो इम्पैक्ट हो रही है, जो एक्चुअली वॉर में जो मेन कंट्री है
वो नहीं impacted है, but there are other countries which are getting impacted. And why? Because of whims and fancies of just one person जो अपने आप को एक emperor समझ रहा है और जो समझता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ. They're talking of attacking civilian infrastructure. They're talking of attacking bridges and power plants. This is a war crime, Rajat. This is just not done. If you have military strength, attack in the right way. Go for ground invasion and capture the country and change the regime. You are not doing all that. आप civilian attacks क्यों कर रहे हैं? This is a war crime. This is just not done. And I think ये दिख रहा है रजत. He's alone in the war. Allies सब उनके छोड़ के चले गए. Nobody is backing him. So things are changing, but this actually also has deeper repercussions, Rajat, in long term, because world order is going to change very fast, and everyone, सारी countries दुनिया में अब nuclear bombs को बनाने के लिए या acquire करने के लिए होड़ लग जाएगी, because everyone has realized that tomorrow any country can attack anyone, and the deterrents are essential. और ये जो गिफ्ट निफ्टी है ना, ये रिकवर हो गया है वैसे। और अभी भी आज भी रुपए में 93.1 के मुकाबले 93 के लेवल पे खुला हुआ है, तो रुपए में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आज भी दिखाई दे रही है फिर से। और दूसरा ये है कि पहले 142 पॉइंट्स नीचे था गिफ्ट निफ्टी, अब 80 पॉइंट्स रह गया है गिफ्ट निफ्टी नीचे। तो भैया थोड़ा सा जैसे जैसे मार्केट खुल रही है वैसे वैसे थोड़ी टेंशन ईज आउट हो रही है, तो देखते हैं उसमें क्या होगा। हम सवालों के ऊपर ही हैं। अमन सराफ जी हेलो। और अमन सराफ जी पहले हेलो, फिर गुड मॉर्निंग से मेरे को लगा आपने सवाल पूछा है। प्रफुल्ल जी बोल रहे हैं बाय इन चाइना, कोरिया, ताइवान मार्केट एंड सेल इंडिया। प्रफुल्ल जी आप तो मतलब इंडिया को नीचे ले जाके ही छोड़ोगे ना मार्केट को बहुत बुरी तरीके से। व्हाट अबाउट पीएसयू बैंक्स? अभिषेक गौतम जी पूछ रहे हैं सर। सो आई रिमेन पॉजिटिव रजत. मेरे को ऐसा जैसे मैंने बोला है बैंकिंग सेक्टर पूरा अच्छा लग रहा है. पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी नजर आ रही है. इट शुड बी ओवरऑल अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो. सो लुक्स गुड टू मी रजत. ओके आगे बढ़ते हैं। जैगल 2 ट्रेडिंग सेशन से ऊपर आ रहा है, कोई स्पेसिफिक न्यूज? चौधरी जी पूछ रहे हैं सर। ये जो डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ी जो कंपनियां हैं इनके ऊपर आपकी राय है? जैगल प्रीपेड वाकई पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में बहुत तगड़े तरीके से ऊपर आ गया। सो रजत देखिए हम लोग मैंने आपके शो पे कई बार बताया भी है, ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड न्यू एज कंपनीज हैं, वी रिमेन एक्सट्रीमली पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव ऑन सच कंपनीज. यहाँ पे ये हमेशा से एक हायर वैल्यूएशन कमांड करती हैं, बट सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स हियर कुड बी ट्रांसफॉर्मेशनल. एंड यहाँ पे जो आपको ग्रोथ दिखाई देगी, दैट वुड ऑलवेज बी क्वाइट अमेजिंग. So it's better, instead of looking at price earning multiple here, it would be better to connect price earning multiples with growth. And there's a ratio called PEG, PEG. तो वो ग्रोथ यहाँ पे देखना चाहिए. एंड कुछ चीजें हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया. वी डोंट रियली हैव अ ग्रेट कंपनी इन दिस एआई अरीना जो हम लोग यहाँ पे प्ले आउट कर सकते हैं, बट आई वुड बी इन हंट फॉर कॉन्सेप्ट्स अराउंड दीज कंपनीज. डेटा सेंटर्स हो गए, आपके सेमीकंडक्टर्स हो गए, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गई. इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जो डिजिटल बैक्ड सेक्टर्स कंपनीज हैं. आई वुड बी लुकिंग आउट फॉर great transformational stories, upcoming stories, and digital is the way to go in future. Rajat, things will change rapidly, and ये digital infrastructure है that will be at the forefront. So don't miss out on this great theme. I think आपके पोर्टफोलियो में इसके लिए जरूर जगह होनी चाहिए. जहां तक जैगल का सवाल है रजत, आई वोंट टॉक अबाउट द इंडिविजुअल कंपनी, बट स्पेंड कंपनीज, रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, आई थिंक आर गुड कंपनीज टू हैव इन योर पोर्टफोलियो. यहाँ पे करेक्शन भी अच्छा खासा हुआ है, एंड दैट मेक्स द वैल्यूएशन लॉट मोर रीजनेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ओके मन्नापुरम फाइनेंस पर ध्यान दें, बाउंस बैक पे सेल करें, बहुत बेकार स्ट्रक्चर है सर. गोल्ड फाइनेंस, ये प्रफुल्ल जी बोल रहे हैं, गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पे आपकी राय अभी? और ये एक तो गोल्ड प्राइसेस भी नहीं चल पा रहे हैं अभी ढंग से, तो दोनों पे आउटलुक दीजिए. तो गोल्ड प्राइसेस के ऊपर आउटलुक और गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पे क्या करें? So Rajat, we remain positive on gold and silver prices from a long-term perspective.
एक डी डॉलराइजेशन इज अ रियल कॉन्सेप्ट, और डी डॉलराइजेशन सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर मूविंग एंड डिवर्सिफाइंग आउट ऑफ यूएस डॉलर, एंड उनके लिए एक सेफ हेवन ऑल्टरनेटिव मिलता है विच इज गोल्ड, एंड सिल्वर बिकम्स अ बाय प्रोडक्ट जहाँ पे इन्वेस्टिंग हो जाती है, एंड दे ऑल्सो हैव इंडस्ट्रियल यूजेस पर्टिकुलरली सिल्वर। क्योंकि अब यहाँ पे एक बहुत तेजी हमने देखी थी, अंधाधुंध तेजी देखी थी पहले गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में, एंड अब एक सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ है विच वाज आल्सो एक्सपेक्टेड, रजत। और अब जब यहाँ पे करेक्शन हो गया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे स्टैगर्ड वे में बाइंग करने में कोई खराबी नहीं है, रजत। I think gold and silver could be good buys going forward from here. I'm not saying that this is the lowest that, and from here on it will not go down further. It can go down further, but that is why we favor a staggered approach here. So people should look forward to invest from a long-term perspective here. Gold finance companies would be beneficial of any rally that happens over here, एंड हमें लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे घर घर में गोल्ड भरा हुआ है, एंड गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज के लिए एक मेजर अपॉर्चुनिटी है इवन गोइंग फॉरवर्ड। सो वी रिमेन बुलिश ऑन सच कंपनीज, गुड कंपनीज इन दिस सेक्टर। ओके, श्यामपा जी बोल रहे हैं ग्रासिम। सर अभी तो बिजनेस अपडेट्स का बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन ओवरऑल ना चाहे जितने भी आप लार्ज कैप्स देख लो तो वहां पर भी कोई बहुत बड़ी तेजी आई नहीं है। अब ग्रासिम ये जो स्टॉक है, ये 3,000 का स्टॉक अभी 2500 के आसपास मिल रहा है। ऐसे तो बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो क्या करना चाहिए फिर लार्ज टू मिड कैप कंपनीज में? So Rajat, as I'm saying, this is an opportunity which comes rarely, Rajat. आती है 2 3 4 साल में एक बार आपको इस तरह के अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, कई बार तो और भी लंबा समय लग जाता है। एंड जो लोग हमेशा से सोचते रहे कि हमें एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए लेकिन प्राइस हमें ठीक नहीं मिल पा रहा है, आई थिंक दीज आर ग्रेट टाइम्स टू गेट इनटू लार्ज कैप, इवन स्मॉल कैप कंपनीज। आप क्वालिटी कंपनीज अगर आइडेंटिफाई करने की क्षमता रखते हैं या आपके अच्छे एडवाइजर्स हैं, देन आई थिंक यू कैन क्रिएट अ पोर्टफोलियो ओवर देयर। आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट large cap and small cap sector particularly looks more interesting to us. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर हमें इंडिविजुअली देखना है तो बैंकिंग सेक्टर में भी आप अलग से एक्सपोजर ले सकते हैं, विच रिमेन्स एन अपॉर्चुनिटी। सो कंपनीज, गुड क्वालिटी कंपनीज, ध्यान रखिए क्वालिटी पे मैं बार बार फोकस करता हूँ, और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जंग की बजाय अगर आप क्वालिटी की तरफ कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उसको लॉन्ग टर्म नजरिए से रखेंगे तो आपका डिसअपॉइंटमेंट होने का चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। राइट। मैक्स हेल्थ में बड़ा लॉस हो रहा है, अमित लाट जी बोल रहे हैं। हॉस्पिटल सेक्टर पे आपकी राय, और दूसरा मैक्स हेल्थ पे क्या करें? सो रजत, एट द मोमेंट किस चीज में लॉस नहीं हो रहा है? लॉस इज हैपनिंग एवरीवेयर अक्रॉस द बोर्ड। जो बढ़िया से बढ़िया इंडिया की बेस्ट कंपनीज हैं उसमें भी लॉसेस हो रहे हैं। सो द थिंग इज, द एनवायरमेंट इज सच एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर लॉसेस दिख रहे हैं, एंड दिस इज पेनफुल, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट पेन के साथ ही अपॉर्चुनिटी भी आती है। एडवर्सिटी gives you the best results. आपका पर्सपेक्टिव अगर सही है सोचने का, आपका देखने का नजरिया सही है, अगर आप जैम से बाहर निकल के, जब ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं तो आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन नजर आता है, बट अगर आप ऊपर से बाहर निकल के एक आप हेलीकॉप्टर व्यू देखेंगे तो आपको एक लार्जर प्लान समझ में आता है। सो दैट इज वेयर माई थिंकिंग इज। These are great times to build portfolios. अच्छी कंपनीज करिए। हॉस्पिटल सेक्टर हमें बहुत अच्छा लगता है रजत। आई थिंक हॉस्पिटल सेक्टर में भी तमाम तरह की गुंजाइश है इंडिया में। वी लाइक सम ऑफ द कंपनीज इन दिस सेक्टर, एंड आई थिंक there are tremendous avenues for growth in this sector. और मैं बता दूं कि मार्केट की आज ओपनिंग जो है वो पॉजिटिव फ्रंट पे हो रही है। वो बैंक्स ने ही संभाल रखे हैं मोर्चा। 159 पॉइंट्स तो ऊपर बैंक निफ्टी खुलने को तैयार हो रहा है। मैं कह रहा था कि फाइनेंशियल सेक्टर के इतने बिजनेस अपडेट्स आ रखे हैं कि या तो आज लेके डूबेगा फाइनेंशियल सेक्टर या फिर ऊपर उठा देगा। और बिजनेस अपडेट्स अच्छे आ रखे हैं। कुछ इक्के दुक्के जो है इंडसइंड बैंक वगैरह, उन्होंने थोड़े से असमंजस की स्थिति बनी हुई है,
लेकिन जो बिजनेस अपडेट्स छोटे बैंकों के, बड़े बैंकों के, पीएसयूज के, प्राइवेट बैंक्स के बहुत अच्छे बिजनेस अपडेट्स आ रखे हैं। तो आज बैंकिंग में हो सकता है कि एक पुल बैक देखने को मिले और उसका असर मार्केट्स पे है। पिछले सत्र में तो जो गेम हुई थी ऑप्शंस में, बहुत तगड़ी गेम हो गई थी भैया। गुरुवार के सत्र में गिरता गिरता मार्केट एकदम से पलटना शुरू हुआ था, तो पहले 22,500 कटा, 22,600 कटा, 22,700 कटा, सब लेवल्स ऊपर की तरफ कटते चले जा रहे थे। तो ह्यूज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी। डे लो से डे हाई तक बहुत ही 500 पॉइंट्स के आसपास का स्ट्रेच इंडियन मार्केट्स ने दिखा दिया था। तो अब ऐसे ही है कि अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा नीचे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लेवल 22,500 का, 22,500 वाला लेवल, 22,600 वाला लेवल, ये दोनों एक रेंज बहुत अच्छी है मार्केट की। और देखते हैं कि बाजार आज इस लेवल को रिस्पेक्ट कर पाता है कि नहीं। गौरव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, कोई डिस्क्लेमर आपका जिन भी स्टॉक्स पे बात हुई है उन पे? रजत, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। हम जो भी एडवाइस देते हैं अपने क्लाइंट्स को, वी स्टडी देयर पोर्टफोलियोज, वी स्टडी देयर रिक्वायरमेंट्स, रिस्क एनालिसिस करते हैं हम उनका, एंड देन ओनली वी क्रिएट अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फॉर देम। सो हम आप सभी से कहेंगे कि आप अपना प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस, talk to your investment advisor before taking any final decisions. We may have our own positions, we may have our own stock investments. We means I myself, my family, and my clients. So please be careful and you do your due diligence. राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much.